नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। यह वो पाठशाला जहां हर खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। रोज की तरह सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी नया नियम लेकर आए और वो नया नियम क्या 1.5 करोड़ लोगों को जेल भेजेगा, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या माचिस तैयार है और नरेंद्र मोदी 1,60,000 करोड़ रुपए को आग लगाने वाले हैं, आज इसका जवाब भी दूंगा। मोदी का वो फैसला जिस पर राहुल गांधी और केजरीवाल एक हो गए हैं, आज उसके बारे में भी चैप्टर लेकर आया। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के जेल जाने का टाइम आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का भी जिक्र होगा। जलते फ्रांस में मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी क्यों चल रही है। 36 रफेल तो आ चुके, अब मोदी 26 रफेल क्यों और खरीदने निकले हैं, इसका जवाब भी दूंगा। फ्रांस में मोदी कौन सी डील साइन करेंगे जिससे चीन का दिल डूबेगा, उसका चैप्टर भी। इसके अलावा योगी का चाबुक चल गया। एसडीएम ज्योति मौर्य का दोस्त मनीष नप गया है। वो सबूत जो कह रहे पाकिस्तान से आई सीमा जासूस हो सकती है, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो सबूत दिखाऊंगा। आरएसएस प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर पर दिग्विजय सिंह के झूठ का चैप्टर जो कल नहीं हो पाया था आपके साथ शेयर, वो चैप्टर आज खोलूंगा। क्या संघ के गोलवलकर मुसलमान और आदिवासी विरोधी थे? क्या गुरु गोलवलकर का गांधी जी की हत्या में हाथ था? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको हिस्ट्री के चैप्टर में मिलेंगे। और आखिर में जवाब दूंगा कि क्या मोदी के न्यू इंडिया में ट्रेन को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ रहा है क्या, इसका सच बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। ईडी डायरेक्टर के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हो रहे हैं वो भ्रम में हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां वैसी की वैसी हैं। ईडी का डायरेक्टर कोई हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी ईडी का डायरेक्टर बनेगा उसकी परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर नजर रहेगी। अमित शाह का यह बयान तब आया है जब ईडी डायरेक्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका लगा और कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के तीसरे एक्सटेंशन को अवैध और अमान्य बता दिया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा। बीजेपी कह रही है कि लैंड फॉर जॉब मामले की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आ गया। भाई अब किस हिसाब से पद पर बैठे, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। बिहार को चार्जशीटेड डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, बीजेपी कह रही है। हंगामे के बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित करना पड़ा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज से नोएडा में दरबार सज गया है। बागेश्वर बाबा का दरबार नोएडा में 16 जुलाई तक चलेगा। 12 जुलाई को बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जहां वो भक्तों की पर्ची खोलेंगे। नोएडा में कथा वाचन से पहले बागेश्वर बाबा ने मथुरा और बरसाना में साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी बागेश्वर बाबा के साथ मौजूद थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर गलत साइड से एक स्कूल बस चली आ रही थी, जिसने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिका की कैलिफोर्निया असेंबली में सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि को यह सम्मान अहिंसा, शांति, सद्भावना और बंधुत्व के विचारों को फैलाने के लिए दिया गया। कैलिफोर्निया की असेंबली और सीनेट दोनों सदनों की कार्रवाई के बीच आचार्य लोकेश मुनि को यह सम्मान दिया गया। सम्मान लेने के बाद लोकेश मुनि ने कहा कि यह मेरा नहीं, भारतीय संस्कृति, भगवान महावीर के दर्शन, जैन धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताएंगे कि पीएम मोदी कौन सा नया नियम लेकर आए हैं जिससे 1.5 करोड़ लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। क्या माचिस तैयार है और पीएम मोदी 1,60,000 करोड़ रुपए को आग लगाने वाले हैं क्या? पीएम मोदी का वो कौन सा फैसला है जिस पर दूरी बनाकर चल रहे केजरीवाल और राहुल एक हो गए? सबसे पहले इसी का चैप्टर। आपको याद होगा कि एक बड़ा फेमस वाक्य है जो नेता अक्सर कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के लिए हो रहा है, विपक्ष को घेरने के लिए हो रहा है। पहले नेता कहते थे ना कि ईडी को तो विपक्ष के पीछे लगा दिया गया है, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये आप सुनते होंगे, कई बार तो सुनते सुनते कान पक गया। ईडी तो मोदी की एजेंसी है,
ये सब तब कहा जा रहा था जब सिर्फ नेताओं के ही घर में नहीं, दूसरे लोगों के घरों में काली कमाई के नोट मिल रहे थे। सिर्फ नेताओं पर ही छापे नहीं बल्कि दूसरे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई हो रही थी। नोटों की गड्डियां ऐसे मिल रही थी कि उन गड्डियों से ईडी लिख दिया जा रहा था। फिर भी कह रहे थे कि अरे ईडी तो मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती हुई इनको दिख नहीं रही थी। ये देखिए, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, लेकिन नहीं, ईडी का इस्तेमाल गलत हो रहा है। और अपना विक्टिम कार्ड नेता खेलते रहते हैं, जैसे ईडी सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए। अब मार्केट में एक नया प्रोपेगेंडा आया है कि नरेंद्र मोदी ईडी के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को जेल भेज देंगे। 1.5 करोड़ लोगों को, मतलब अभी तक था कि नेताओं को जेल भेज रहे हैं, अब मोदी जी 1.5 करोड़ लोगों को जेल भेज देंगे। अब ये 1.5 करोड़ लोग कौन है ये अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इस प्रोपेगेंडा की शुरुआत किसने की। वही व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा बताते हैं, खुद IIT पास हैं, लेकिन उनका ज्ञान की गगरी जो छलक रही है वो आज आपको दिखाऊंगा कि किस दिशा में छलक रही है। उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया। लिख रहे हैं जीएसटी के मामले में ईडी के जांच के नए फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले ये सुनिए, फिर आपको सच बताता हूं, फैक्ट्स बताता हूं। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं ट्वीट के जरिए कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता है। कुछ मजबूरी में नहीं देता है, कुछ जानबूझकर नहीं देता, ये वो लिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी के दायरे में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता है तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। यह बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। अब अगर आप केजरीवाल जी के लॉजिक से चलें, IIT पास सीएम के लॉजिक से चलें, तो उनका लॉजिक यह कहता है, पहले यह लॉजिक सुनिए, फिर इस लॉजिक में कितने छेद हैं अभी बताऊंगा। केजरीवाल जी का लॉजिक कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी सारे व्यापारियों को उठा के जेल में डालने वाले हैं। देश में जीएसटी भरने वाले व्यापारी कितने हैं आपको पता है? इनकी संख्या जो रजिस्टर्ड है, इनकी संख्या करीब 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़। तो केजरीवाल जी के मुताबिक ये 1.5 करोड़ व्यापारियों को नरेंद्र मोदी उठाएंगे नए नियम के तहत, और ईडी के लोगों से कहेंगे जाओ सबको लेके आओ, जाओ जेल में डाल दो। अब पहली बात तो यही सोचने वाली है कि इतनी बड़ी संख्या में देश के अंदर व्यापारी हैं जो जीएसटी देते हैं। जिस जीएसटी से देश चलता है, तो क्या कोई आदमी 1.5 करोड़ लोगों को उठा के जेल में डाल देगा? यह लॉजिक है। यह IIT पास सीएम का लॉजिक है। 1.5 करोड़ लोगों को कह रहे हैं ना कि सब व्यापारियों को उठा के जेल में डाल देंगे। 1.5 करोड़ लोगों को कोई जेल में डाल सकता है? अच्छा, कह रहे हैं कि सब छोटे बड़े व्यापारी को उठा के जेल में। भैया 40 लाख तक का अगर टर्न ओवर है किसी बिजनेस का, अगर किसी व्यापारी का 40 लाख तक का टर्नओवर है, उसको नो जीएसटी है भाई, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। नो टैक्स, यहां सीधा लिख दीजिए नो टैक्स। अब आप बताइए, जिसको टैक्स ही नहीं देना है उसको कैसे उठा के अंदर डाल देंगे? छोटा व्यापारी तो ऑलरेडी बचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वही नेता हैं जो पहले कहते थे कि ईडी को तो विपक्ष के पीछे लगा दिया गया, अब कह रहे हैं कि ईडी को व्यापारियों के पीछे लगा दिया गया है। क्यों? सारे नेता से अब मन भर गया मोदी जी का, अब कह रहे हैं पब्लिक को पकड़ लो। पहले ये कहते थे कि विपक्ष को जेल के अंदर करना चाहते हैं, अब कह रहे हैं कि व्यापारियों को जेल के अंदर करना चाहते हैं। यानी फुल स्पीड से प्रोपेगेंडा चल रहा है भाई। अब यहां यह भी देखिए कि जो कांग्रेस केजरीवाल को भाव नहीं देती, जो राहुल गांधी केजरीवाल को मिलने का टाइम तक नहीं देते, उन राहुल गांधी की पार्टी भी वही बात कह रही है जो केजरीवाल कह रहे हैं। क्योंकि भाई इससे व्यापारियों का सेंटीमेंट मिल जाएगा ना। अगर व्यापारियों के दिमाग में भर दिया जाए कि मोदी जी तुमको जेल में डालने वाले हैं, और अगर 1.5 करोड़ व्यापारी जीएसटी भरते हैं, तो 1.5 करोड़ व्यापारियों के घर में अगर 2-2 लोग भी वोट देते होंगे तो 3 करोड़ वोट ऐसे ही आ जाएगा। बस दिमाग में यही तो भर देना है कि अरे आ गया, अब तुम जेल जाने वाले।
तो इसमें कांग्रेस कैसे पीछे रहे? कांग्रेस भी कूद पड़ी। अब केजरीवाल जी और कांग्रेस, जिनके सुर नहीं मिल रहे, जो आपस में नहीं मिल रहे, अब इस मामले पर एक जैसा बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने से ईडी को किसी भी व्यापारी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जीएसटी के सरलीकरण की पुरजोर वकालत करती आ रही है। मोदी सरकार इस तरह के तुगलकी फरमान लाकर देश के करोड़ों व्यापारियों को भयंकर परेशानी में डाल रही है। इस तानाशाही का डटकर विरोध करते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी 1.5 करोड़ लोगों को जेल भेजने वाली है? इसका सच आपको बताते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा करने का सोच रही है। लेकिन पहले पूरा मामला समझिए, फिर आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूं। हुआ क्या है कि 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी कि जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क अब पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी चोरी के मामलों की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो सकेगी, जिसका इस्तेमाल ईडी करती है। किसकी जांच करेगी? जीएसटी चोरी की। इस नोटिफिकेशन के बाद जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारी, कारोबारी, कोई फर्म के खिलाफ ईडी सीधे तौर पर अब जांच कर पाएगी। अभी तक यह होता था कि जीएसटी चोरी के मामलों की जांच सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस करता है, और कुछ केस में पुलिस भी जांच करती है। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जीएसटी ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अपने पास मंगवा सके। एफआईयू और ईडी भी अपने स्तर पर जीएसटी चोरी और टैक्स से जुड़ी फर्जी ट्रांजैक्शन, फर्जी इनवॉइसेस से जुड़ी जानकारी जीएसटीएन से शेयर कर सकेंगी। मतलब वो जीएसटीएन को बताएंगे, उस नेटवर्क को बताएंगे कि भैया हमको लग रहा है यहां चोरी हो रही है, आप देख लीजिए, या फिर खुद भी देख सकेंगी। जहां उनको लगेगा कि लेन देन संदिग्ध है, जहां टैक्स की चोरी हो रही है, जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है। और यह क्यों करना पड़ा अभी यह भी बताऊंगा। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो जीएसटी पोर्टल को मैनेज करता है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ईडी को भी अब शक्ति दे रही है कि अगर कोई देश का पैसा चुराता है, अगर देश का टैक्स चुराता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि फलाना व्यापारी नीरव मोदी, विजय माल्या देश का पैसा चोरी करके विदेश भाग गए, मोदी जी ने भगा दिया। मोदी जी व्यापारियों के साथ हैं, सूट बूट वालों की सरकार। दूसरी तरफ कह रहे हैं मोदी जी सूट बूट पहनने वाले व्यापारियों को जेल में डालने के लिए देखिए नियम ले आए। भाई मन बनाओ एक बार कि मोदी जी चोरी करवाना चाहते हैं टैक्स की या नहीं करवाना चाहते हैं। क्योंकि विजय माल्या तो हाथ जोड़कर बाप बाप कर रहा है कि भाई जितना लूटा नहीं उससे ज्यादा तो तुमने मेरी संपत्ति जब्त कर ली, उसको बेच के पैसा निकाल लिया। ब्रिटेन की सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि नीरव मोदी के बारे में वहां उनको जबरदस्त जो है वो रगड़े हुए हैं। जब बैठक होती है तब कहते हैं कि उसको कब भेज रहे हो जी बताओ। और यहां पर जो चोरी कर रहे हैं देश का पैसा, उसको टाइट करने लगे तो केजरीवाल भी उछल रहे हैं, उनकी पार्टी भी उछल रही है, कांग्रेस भी उछल रही है। अच्छा, इस फैसले की डिटेल सुनकर आपको यही लगेगा कि इसमें गलत क्या है। जो जीएसटी के मामले में बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं उनमें तो डर होना ही चाहिए। चोरी कर रहा है तो चोरी करने दे क्या? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका हिसाब देना ना चाहिए भाई, क्योंकि नुकसान तो देश का हो रहा है। लेकिन इस फैसले पर दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि यह फैसला तो व्यापारियों के खिलाफ। मोदी ने ईडी को व्यापारियों के पीछे छोड़ दिया। मोदी तो सबको जेल में डाल देंगे। अरे कैसे भैया? कल को आप कहेंगे कि अपराध करने वाले के खिलाफ सख्त कानून आया है तो इसका मतलब सारे नागरिक को जेल में डाल रहे हैं। अरे भाई, जो अपराध करेगा उसको डालेंगे, वैसे ही जो टैक्स की चोरी करेगा वही जेल जाएगा। सब कैसे जेल चले जाएंगे? अच्छा, सबसे बुनियादी सवाल यह कि यह फैसला व्यापारियों के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्योंकि यही व्यापारी तो जीएसटी के जरिए देश का खजाना भर रहे हैं, जिससे देश चल रहा है। कोई भी सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। मैं आपको एक आंकड़ा आपको यह बताया कि 1.5 करोड़ लोगों को तो एक तो कोई उठा के जेल में डाल नहीं सकता। तो पहला लॉजिक यहीं पर केजरीवाल जी का फेल हो जाता है। दूसरा, अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, देश के अंदर जीएसटी कलेक्शन
अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था 1,87,000 करोड़ का, 1.787 लाख करोड़। मतलब अब धीरे धीरे सरकार जो है वो 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन की तरफ जा रही है। ऑल टाइम हाई 1,87,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन हुआ अप्रैल में, और सरकार उठा के व्यापारियों को जेल में डाल देगी। तो फिर पैसा कौन देगा देश चलाने के लिए? कहां से आएगा पैसा? अरे लॉजिक तो ढंग का लाइए बॉस। जिससे पैसा आ रहा है उसी को उठा के कोई जेल में डालता है, जिससे पैसा नहीं आ रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसको जेल में डालने का प्रावधान हो रहा है, ताकि यह पैसा और बढ़े। ज्यादा पैसा आएगा, देश में ज्यादा विकास हो। और पिछले 2 महीने का जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए। जून में जीएसटी कलेक्शन, जून 2023 का आपको बता रहा हूं, 1,61,000 करोड़ का हुआ था। और 2022-23 में आप देखिएगा, ये आपको 2023-24 का बता रहा हूं, और इसी जून को 2022-23 से कंपेयर कीजिएगा, मतलब पिछले साल से। तब जून में कितना था? 1,44,000 करोड़। मतलब एक साल के अंदर कहां 1,44,000 करोड़ जो जून में आया था, वो बढ़कर सीधा 1,61,000 करोड़ हो गया। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी सरकार व्यापारियों को उठा के जेल में डालने वाली। क्या केजरीवाल जी बा? मई में जीएसटी कलेक्शन जो है वो पिछले साल के 1,40,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़, 1,57,000 करोड़ हो गया। अब सवाल यह है कि सरकार ने जीएसटी को लेकर फैसला किया, तो उस फैसले की जरूरत पड़ी क्यों? इसका फायदा क्या है? पहले फायदे सुनिए। पहला फायदा तो यह है कि जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाने से बड़ी टैक्स चोरी करने वालों पर तेजी से एक्शन हो पाएगा। दूसरा फायदा यह है कि ईडी के जांच के जरिए टैक्स चोरी की रिकवरी तेजी से हो सकेगी। तीसरा फायदा यह है कि टैक्स चोरी करने वाले भगोड़ों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। चौथा फायदा, ईडी के कठोर नियमों की वजह से टैक्स चोरी करने वाले डरेंगे और टैक्स चोरी से बचेंगे। इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो देश में विकास के कामों के लिए और पैसा आ पाएगा। पांचवा फायदा, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इंटरनेशनल रूट से होने वाली जीएसटी की चोरी की रिकवरी भी आसान हो सकेगी। इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, यह तो फायदा बता दिया, लेकिन कोई तो जरूरत होगी भाई। 1,80,000 करोड़ का जीएसटी आ रहा है, फिर भी सरकार को लग रहा है कि नहीं, अभी और टाइट करने की जरूरत है। कुछ तो उनको दिख रहा होगा ना। क्यों फैसला लेना पड़ा, इसको समझिए। जीएसटी के मामले में ईडी की जांच का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि इस वक्त देश में बड़े पैमाने पर अभी भी जीएसटी की चोरी चल रही है। डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अब यह आंकड़ा सुनिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी पेच टाइट कर रहे हैं। जीएसटी की चोरी के मामले को सुनिए। इतना होने के बाद 1,81,000 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है। सोचिए कितना जीएसटी की चोरी हो रही होगी कि फिर भी नियम लाना पड़ रहा। साल 2022-23 में जो जीएसटी की चोरी हुई, कितनी हुई आपको पता है? 1,01,000 करोड़ की, लाख करोड़ की चोरी हुई, टैक्स चोरी। 1 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की चोरी हो गई भाई। अच्छा, ऐसा नहीं कि रिकवरी का प्रयास नहीं हुआ। रिकवरी इसमें से कितनी हुई? 21,000 करोड़ की रिकवरी हुई। 21,000 करोड़ की नहीं हुई। कितनी रिकवरी? या डूब गया पैसा, डूब गया कह लीजिए, या जिसका भी प्रयास चल रहा होगा कि भाई कर ले, ये 80,000 करोड़ रुपए चले गए। या डूबना नहीं कहिए, क्योंकि अभी भी इसका प्रयास तो हो ही रहा है, तो कहिए नहीं मिला, कहिए नहीं मिला। अभी 80,000 करोड़ रुपए नहीं मिला। 80,000 करोड़ रुपए देश का छोड़ दें कि लो जाओ तुम लोग खा लो, मजे कर लो। 2022-23 में अगर आप देखेंगे, टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी के केस, चोरी कह लीजिए या बचने के प्रयास जो हुए, टैक्स चोरी के केस 14,000 केस है भाई। 14,000 केस टैक्स इवेजन के। और 2021-22 में ये कितना था? 2021-22 के लिए था 12,574 केस। मतलब टैक्स चोरी करने, टैक्स इवेजन करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करे सरकार? हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी ना तुम चोरी करो। जुलाई 2017 से लेकर फरवरी 2023 तक, इतने के बीच
जीएसटी इवेजन कितना हुआ है पता है? जीएसटी की चोरी कह लीजिए, कुल चोरी जो हुई है इतने दिन में वो 3,08,000 करोड़ की हुई है। 3,08,000 करोड़। और इसमें से रिकवरी कितनी हुई है? 1,03,000 करोड़ की रिकवरी हुई है। 1,03,000 करोड़। 3 लाख करोड़ की चोरी हो रही है, 1 लाख करोड़ जो है रिकवर हो पाया है, 2,05,000 करोड़ अभी रिकवर नहीं हुआ है। यानी अगर इसको परसेंट में देखिएगा तो 33% रिकवरी है। और इन मामलों में गिरफ्तारी कितनी हुई है? अरेस्ट हुए हैं 1,402 लोग। देश में व्यापारी कितने हैं? 1.5 करोड़ जो जीएसटी में नामित हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। 1.5 करोड़ में से 1,400 लोग अरेस्ट हुए हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उसके बावजूद 33% की रिकवरी है, अभी भी 67% रिकवरी नहीं हो पा रही। इसलिए सरकार ये नया नियम लाई कि भैया तुम ईडी जो है तुम भी घुसो इसमें, नहीं तो देश का पैसा इसी रफ्तार से चोरी होता रहा, जीएसटी की चोरी होती रही तो देश में कैसे विकास होगा? जीएसटी में टैक्स की चोरी कैसे होती है अब ये भी समझ लीजिए। जीएसटी के तहत बड़े तौर पर 2 तरीके से टैक्स की चोरी होती है। पहला फर्जीवाड़ा, कुछ लोग फर्जी बिल बनाते हैं, उस पर जीएसटी जमा करते हैं और बाद में उसी पैसे का रिफंड क्लेम कर देते हैं, जिससे सरकार को नुकसान होता है। और ये सब कैसे होता है ये भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा फर्जीवाड़ा है कि कुछ व्यापारी जानबूझकर अपना सामान कच्चे बिल या बिना किसी बिल के बेचते हैं। वो अपने कस्टमर को पक्का बिल बनाकर देते ही नहीं। इससे सरकार को पता ही नहीं चल पाता कि व्यापारी ने कितना सामान बेचा। व्यापारी सरकार को धोखे में रखने के लिए कुछ ही सामान का पक्का बिल बनाता है, बाकी का बनाता नहीं, लेकिन कस्टमर से जीएसटी क्लेम कर लेता है, सरकार को भरता नहीं। इससे सरकार का रेवेन्यू का लॉस हुआ। दूसरा, कस्टमर को ज्यादा जीएसटी देने, भाई उसने तो जीएसटी भर दी, उसका पैसा तो चला गया, व्यापारी बम बम, सरकार को पैसा मिला नहीं, देश का पैसा गया स्वाहा। अच्छा, मैं आपको जैसा बता रहा था, जीएसटी के तहत टैक्स चोरी की एक बड़ी वजह फर्जी बिल है, जिसके जरिए कुछ व्यापारी सरकार से फर्जी बिल क्लेम करके रिफंड ले लेते हैं। यह कैसे होता है इसका आपको पिछले साल का एक उदाहरण देता हूं, जीएसटी चोरी का। यह केस हुआ है, असल में हुआ है। मुंबई में एक व्यक्ति ने 36 फर्जी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनियां बना ली। इन फर्जी कंपनियों के जरिए इस व्यक्ति ने 132 करोड़ के फर्जी बिल जीएसटीएन में रेज कर दिए। इससे उसे कुल 23 करोड़ का रिफंड सरकार से मिल गया। इसमें इस व्यक्ति ने ना कोई सामान बनाया, ना बेचा, ना कोई पेमेंट किया और ना ही कोई टैक्स भरा, और फर्जी बिल और फर्जी कंपनियों के जरिए सरकार को रिटर्न फाइल करके करोड़ों का चूना लगा दिया। लेकिन यह पकड़ा गया, ऐसा नहीं कि बच गया। पर सवाल यह है कि ऐसा करने वाले और कितने हैं जिन्हें पकड़ना है। इसके लिए सरकार ने ईडी को ताकत दी है कि भैया तुम भी लगो साथ में। अभी जो सिस्टम है उसमें चोरी बढ़ रही है, इसको रोकना होगा, मामला टाइट करना होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत लोगों को जीएसटी वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या व्यवस्था होती है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको आसान समझाऊंगा। मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो एक शर्ट बना के बेच रहा है, तो शर्ट का कपड़ा खरीदता है, ठीक है, बटन वगैरह खरीदता है, बटन और धागा और सिलाई मशीन, ये तीनों जो है वो खरीदता है और इस पर इसके जरिए वो एक शर्ट बनाता है और उस शर्ट को फिर बेचता है, शर्ट बेचता है, ठीक है। ये हो गया शर्ट। अब सवाल ये है, होता क्या है, आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए शर्ट का कपड़ा खरीदा, उस पर भी तो टैक्स भरेगा। मान लीजिए इस पर 10 रुपया टैक्स भरा, 10 रुपया टैक्स भरा शर्ट खरीदने में। फिर उसने बटन और धागा खरीदा, इस पर 5 रुपया टैक्स भरा, ठीक है। सिलाई मशीन खरीदी, इस पर मान लीजिए कि 50 रुपया टैक्स भरा। अब उसने टोटल कितना 50, 60, 65 रुपए का टैक्स भर दिया। सामान खरीदने में वो भर चुका। अब उसने शर्ट सिली वगैरह करके उसने शर्ट बना दी। शर्ट जो बेचा उस पर भी तो टैक्स भरता है, तो उस पर मान लीजिए उसने 85 रुपया का टैक्स भरा। जितनी भी कीमत थी उस पर उसका 85 रुपया का टैक्स भरना था। अब वो कहेगा सर हम क्या ही कमाए, इधर 65 रुपए का सामान खरीदने में टैक्स भर दिए, इधर 85 रुपए का टैक्स भर दिए, अब मेरा तो पैसा ही उड़ गया। तो जीएसटी में क्या होता है, आप सरकार से कह सकते हैं कि सर हम पहले ही जब सामान खरीदे थे वो सामान मिला के ही तो शर्ट बनी ना, तो उसमें हम ऑलरेडी 65 रुपए का टैक्स भर दिए थे सर। तो सरकार कहती है वेरी गुड, यानी तुम 65 रुपया इसमें भर चुके हो। तो सरकार क्या करती है कि 85 रुपया का टैक्स भरना था, 65 रुपया तुम पहले भर चुके हो, तो 20 रुपया जो है वो रिफंड कर देती है कि लो
तुमने जो है अच्छा काम किया है, या नहीं 65 रुपए का टैक्स भर चुका, 20 रुपए और भर दो, तो 20 रुपया टैक्स और भरना पड़ता है उसको, और अगर ये 65 रुपए से कम होता तो सरकार रिफंड कर देती है। यहीं पर ये लोग गोलमोल करके और टैक्स की चोरी करते हैं। जो लोग टैक्स के सिस्टम को नहीं समझते उन्हें भी बता देता हूं कि आप अक्सर दो तरह के टैक्स भरते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स भरते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स आप अपनी कमाई पर और प्रॉफिट पर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप किसी सामान या किसी सेवा पर भरते हैं, जैसे जीएसटी। भारत में इनडायरेक्ट टैक्स की कितनी चोरी होती है ये तो हमने आपको बता दिया। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, उसकी चोरी आपको बता दी, 3 लाख करोड़ रुपए की चोरी चल रही है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स की चोरी भी एक गंभीर समस्या है, जिससे सरकार का खजाना उतना नहीं भर पाता जितना भरना चाहिए। 2019-20 में सरकार ने संसद में बताया था कि 136 करोड़ की आबादी है देश के अंदर, 136 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, और इनकम टैक्स कितना भरते हैं? इनकम टैक्स भरते हैं मात्र 8 करोड़ लोग। कई लोग कहते हैं अरे भैया हम जो सामान खरीदते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, माचिस भी खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अरे भैया वो तो जो इनकम टैक्स भर रहा है वो भी देता है, फिर उससे भी मत लो, उसको कहो कि भैया हम भी नहीं देंगे, हम भी इनडायरेक्ट टैक्स भर देंगे, छोड़ो फिर। तो 136 करोड़ की आबादी में मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। आज ही अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2075 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर आज के हालात को देखा जाए तो कोई अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ेगी उस देश के टैक्स कलेक्शन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर भारत और अमेरिका में टैक्स भरने वालों की तुलना की जाए, भारत में कुल आबादी जो है उसमें इनकम टैक्स भरने वाले कितने हैं? भारत में इनकम टैक्स भरने वाले जो हैं वो करीब 6%, 6.25%। यूएस में कितने हैं? वहां पर 45% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, 45%। हमारे यहां 6%, वहां 45%। अब बताइए, अब आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ देश में ऐसे लोग हैं जो हर साल देश का लाखों करोड़ का टैक्स चोरी कर लेते हैं, दूसरी तरफ देश में 94% आबादी ऐसी है जो सक्षम ना होने की वजह से या जानबूझकर टैक्स नहीं भरती। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को दोहरी मार पड़ती है। यानी साफ है कि सरकार ने जीएसटी को लेकर यह जो निर्णय लिया है वो टैक्स चोरी रोकने के लिए लिया है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया है, ना कि किसी ईमानदार व्यापारी को परेशान करने के लिए, और ना ही हर व्यापारी जेल जाने वाला। अगर आप कहते हैं कि हर व्यापारी जेल जाने वाला है, इसका मतलब आप हर व्यापारी को चोरी करने वाला मानते हैं। अच्छा, जैसे जीएसटी के केस में यह झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार सबको जेल में डाल देगी, वैसे ही कई ऐसे झूठ फैलाए जाते हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए। इनमें एक झूठ था कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर झूठ फैलाया जाता था कि उन्हें तो सरकार बचा रही है। अगर बृजभूषण को सरकार बचा रही होती तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जो बॉडी लैंग्वेज आज कैमरे पर उसकी नजर आई? चार्जशीट में उसका नाम आ गया है, जेल जाने की नौबत है। भाई इतना फ्रस्ट्रेट हैं भाई साहब कि हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर दी इन्होंने। बृजभूषण के खिलाफ मामले पर जब टाइम्स नाउ की रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर दी। सवाल यह था कि आरोपों के बाद क्या आप इस्तीफा देंगे, इतना ही पूछा। जवाब तो नहीं मिला, उल्टो उन्होंने महिला रिपोर्टर से बदसलूकी कर दी। रिपोर्टर के सवाल पर बृजभूषण को गुस्सा आ गया। गाड़ी के गेट से रिपोर्टर का माइक टूटते टूटते बचा, हमारी रिपोर्टर का हाथ दबते दबते बचा। भाई इतना जोर से दरवाजा बांध के उसका हाथ ही टूट जाता। एक बार पूरी घटना देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई, चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रही हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक
So this was Brijbhushan Sharan Singh, who just misbehaved with the media personals, and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner, and that is what the Brijbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner when we try to ask the question. अब सीधी सी बात है, जो आदमी कैमरे पर महिला रिपोर्टर के साथ ये कर सकता है, वो कैमरे के पीछे क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, इसको लेके तो प्रश्न उठेंगे। रेसलर्स जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने इन तस्वीरों से भी आ रही और चार्जशीट में भी आ गई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इतने बौखलाए हुए दिख रहे हैं, हो सकता है उनको भी ये लग रहा होगा कि उनका जेल जाने का टाइम आ गया है। अगर उनको सरकार बचा रही होती तो वो अकड़ में रहते, वो तो कूल रहते कि हाँ पूछो ना, पूछो क्या दिक्कत है। लेकिन उनका बर्ताव बता रहा है कि ये भाई साहब डरे हुए हैं, इनको इनकी मुसीबत का एहसास है कि सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हमारे रिपोर्टर पर निकाल रहा है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिले। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। अब बताइए, सरकार बचा रही होती तो कैसे पुलिस ये चार्जशीट दाखिल करती? यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोप में केस चलाया जा सकता है। ये चार्जशीट में इन अपराधों के लिए आरोपी को केस चलाकर दंडित किया जा सकता है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि एक केस में बृजभूषण ने पीड़ित को लगातार परेशान किया, उसका शोषण किया। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिसमें कोच, रेफरी समेत 15 लोगों ने पहलवानों के आरोप की पुष्टि की। 6 गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए। गवाही देने वालों में पहलवानों के परिवार वाले भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह के लिए अब मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। फिर भी महीनों से यही कहा जा रहा है कि बृजभूषण को तो सरकार बचा रही है। हालांकि अभी बीजेपी को एक टेस्ट और पास करना है। अगर यही बीजेपी बिहार में तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट फाइल हो गई है तेजस्वी यादव पर, तो उस नैतिकता के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो नहीं देते हैं तो बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज देना चाहिए कि अगर चार्जशीट में नाम आने से कोई अपराधी साबित हो रहा है, उसका दोष दिखने लगा है और तेजस्वी यादव का इस्तीफा होना चाहिए, तो बृजभूषण शरण सिंह को भी निकालिए, ये करके दिखाइए। पाठशाला में अब एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तानी सीमा का चैप्टर। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे पर योगी का चाबुक चल गया है और वो नप गया है? और वो कौन से सबूत आए हैं जो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की तरफ इशारा कर रहे हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, इन दोनों केस में नई बातें पता चल रही और ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट मनीष दुबे के साथ है। आलोक ने मनीष दुबे के खिलाफ होमगार्ड डीजी को शिकायत भी की। उसकी जांच रिपोर्ट में क्या मिला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। मनीष दुबे के साथ क्या होने जा रहा है, यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर के खिलाफ मिले उन सबूतों के बारे में भी बताऊंगा, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। प्यार के लिए बॉर्डर पार करके भारत आने वाली कहानी जो सीमा अपने साथ लेकर आई और दुनिया को सुना रही है, वो तो दुनिया सुन रही है, लेकिन इस कहानी को साथ लाने के साथ साथ सीमा और क्या क्या साथ लाई जिससे शक गहरा रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले एसडीएम ज्योति मौर्य की बात। एसडीएम ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर जो आरोप लगाए थे, अब उन आरोपों की जांच की रिपोर्ट सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक मनीष दुबे के खिलाफ होमगार्ड डीआईजी प्रयागराज रेंज संतोष कुमार ने जांच की। मनीष दुबे की जांच रिपोर्ट डीआईजी ने होमगार्ड डीजी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। रिपोर्ट में मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित भी किया जा सकता है, यानी योगी का चाबुक चल सकता है और मनीष दुबे निलंबित हो सकते हैं।
आलोक मौर्य ने होमगार्ड विभाग को एसडीएम ज्योति और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग भी दी थी। आलोक का दावा है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एसडीएम ज्योति और मनीष मिलकर आलोक को रास्ते से हटाने की बातें कर रहे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फॉरेंसिक जांच में कॉल रिकॉर्डिंग सही पाए जाने पर एसडीएम ज्योति और मनीष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की शिकायत के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। आलोक मौर्य भी कह रहे हैं कि उनके लगाए आरोप सही साबित हो रहे हैं और मनीष दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना सर हमारा सर जांच चल रही थी, जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में मेन विलन होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। आपको मनीष दुबे के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक मनीष दुबे के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पास्ट तो सबके सामने है। आज आपको मनीष दुबे के पास्ट यानी उसके पिछली जिंदगी के बारे में बताता हूं। आलोक मौर्य अकेले नहीं है जिन्होंने मनीष दुबे की शिकायत की है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। साल 2018-19 में अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने मनीष पर आरोप लगाया था। महिला होमगार्ड ने तैनाती के दौरान मनीष पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। महिला होमगार्ड ने डीजी को पत्र लिखकर मनीष की शिकायत भी की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पत्र लिखकर मनीष की शिकायत की जा चुकी है। इस शिकायत के बाद मनीष दुबे का अमरोहा से ट्रांसफर कर दिया गया। यानी मनीष दुबे पर पहले से आरोप लगते रहे और अब मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, यह बताया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाया है कि मनीष के आने के बाद ही ज्योति के साथ उनके संबंध खराब होने शुरू हुए, जबकि साल 2021 में मनीष दुबे की शादी हो चुकी थी। मनीष दुबे की शादी की तस्वीर भी देखिए। मनीष दुबे ने 2021 में लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। मनीष की पत्नी का नाम तनु पराशर है। आर्य समाज से मनीष दुबे को शादी का सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसमें 5 अगस्त 2021 की तारीख लिखी हुई। मनीष और उनकी पत्नी की तस्वीर भी सर्टिफिकेट पर है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मनीष दुबे ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया। मनीष दुबे ने लखनऊ की फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल की। यह उसी याचिका की तस्वीर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शादी के 2 साल के अंदर ही मनीष दुबे अपनी पत्नी से तलाक क्यों ले रहे हैं। इसका जवाब एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के आरोप में। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के मुताबिक साल 2010 में ज्योति के साथ उनकी शादी हुई और साल 2020 तक सब ठीक चल रहा था। साल 2020 में एसडीएम ज्योति और आलोक के बीच मनीष दुबे आ गए और उसके बाद से दोनों के संबंध खराब हो गए। एक बार वो बात सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं सर, इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। अब मनीष दुबे को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि आलोक कह रहे हैं कि मनीष दुबे की एंट्री उनके और ज्योति मौर्य की जिंदगी में 2020 में हुई। मनीष दुबे की शादी 2021 में हो रही। अब अगर वो ज्योति मौर्य की जिंदगी में आ चुके थे 2020 में, तो फिर 2021 में किसी और से शादी क्यों हुई? और क्या आगे जाकर तलाक की नौबत इसी वजह से आई? यानी एक तरफ तो मनीष दुबे ने शादी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ आलोक मौर्य के आरोप के मुताबिक मनीष दुबे का 2020 से ही एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ संबंध चल रहा था और इसी संबंध की वजह से आलोक और ज्योति के संबंध खराब हुए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और आज मामला कोर्ट में है। यह आरोप लग रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने सफाई कर्मी पति से अलग होने के लिए अर्जी दी है, जिस पर आज प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में सुनवाई भी हुई। एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट में पेश नहीं हुई, जबकि आलोक मौर्य कोर्ट में पेश हुए। एसडीएम ज्योति मौर्य के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। आलोक मौर्य के वकील ने ज्योति मौर्य की याचिका की कॉपी मांगी। आलोक मौर्य ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। इसके अलावा एसडीएम ज्योति ने आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस भी किया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में पेश होने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने एक बार फिर से समझौते की बात कही। आलोक ने कहा कि वो अपनी बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार है।
बेटियां मुझसे मिलें, बेटियां मेरे पास रहें, मुझे बेटियों से मिलने दिया जाए, क्योंकि एक बाप आप भी होंगे सर, उसके दर्द को समझ सकते हो, जो कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रहा है, वो अपने बेटियों के लिए कैसे तड़प रहा हो। तो मैं सर, वो मेरे कहने का मतलब बस ये कि मैं अपने बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन जो गुनहगार हैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उसको। आलोक आज भी कह रहे हैं कि वो बेटियों के लिए, बच्चों के लिए एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ फिर से पुराने तरीके से रहने को, सब भुलाकर पुराने तरीके से रहने को तैयार है। एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर की। यहां अलग ही कहानी चल रही है। सीमा हैदर जो अपने प्यार के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नोएडा आई, उसके बारे में अब चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिससे शक बढ़ रहा है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर के बारे में मैंने कल भी आपको पाठशाला में बताया था कि वो कैसे पाकिस्तान से भारत आई। सीमा हैदर बिल्कुल खुलकर बिंदास तरीके से अपनी प्रेम कहानी बता रही है, कैसे उसकी मुलाकात नोएडा के सचिन से हुई और किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, सब बता रही है। लेकिन उसकी कहानी में कई पेंच हैं, कई झोल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा के पास से जो सामान मिल रहा है, उससे ही शक और बढ़ रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की थ्योरी की चर्चा क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, आपको यह बताता हूं। पहली वजह तो यह है कि सीमा हैदर बिना वीजा 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। बिना किसी मदद के कैसे एक महिला 4 बच्चों के साथ 2 अलग अलग देशों से होते हुए भारत तक आ गई भाई, बिना वीजा के? कहीं भी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा ही नहीं, पकड़ नहीं पाए। दूसरी वजह, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है और सीमा अपनी सारी संपत्ति बेचकर आई। क्या सीमा को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे वो भारत की जासूसी कर सके? तीसरी वजह, सीमा के मुताबिक वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के शब्द सब फर्राटे से बोलती है। सीमा बिंदास तरीके से बातें कर रही है, जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग मिली है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर बोलती है कि बहुत सक्षम तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा घर वर बेच के 12 लाख पता नहीं कहां से ले आई और आकर वहां यूएई से नेपाल, नेपाल से इंडिया आ गई, इतना पैसा। अब आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे भाई। किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला। 4 मोबाइल क्या कर रहा है भाई? सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं। चैट क्यों डिलीट किया? कहानी तो तुम ढिंडोरा पीट के बता रही हो कि मुझे प्रेम हो गया, मैं आ गई। चैट क्यों डिलीट कर दिया? फिर 2 वीसीआर कैसेट मिली है जो सीमा की शादी की कैसेट्स हैं। सीमा के 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। यह वो सामान है जो इस पूरी कहानी को अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट क्यों थे? इसके अलावा सीमा की लॉजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। वो वकीलों की तरह तर्क करती है, बोलते समय हिचकती नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस भी खोज रही है कि जितना सामान्य ये केस दिखाया जा रहा है उतना है भी या नहीं। सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई, उनका इरादा सिर्फ सचिन के साथ जिंदगी गुजारना है। लेकिन सीमा हैदर अपने मोबाइल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। सीमा हैदर का एक फोन टूटा हुआ है। सीमा पाकिस्तान में इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। यह इत्तेफाक है कि जिस फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में करती थी वही टूट गया। यह मोबाइल कैसे टूटा, इसे तोड़ा गया है और मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसे तोड़ना पड़ा, इसका जवाब वो नहीं दे पा रही ढंग से। सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो वहां उसे सिम कार्ड कैसे मिल गया भाई? सीमा हैदर ने अपने मोबाइल से चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट की? इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है और नोएडा में सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही। सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। आज भी यूपी पुलिस सीमा हैदर से पूछताछ करने के लिए नोएडा में सचिन मीणा के घर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक सीमा हैदर से पूछताछ की। पाकिस्तान से भारत आने में सीमा की मदद किसने की? सीमा के भाई पाकिस्तानी सेना में किस पद पर हैं? क्या सीमा उनके संपर्क में है? इस तरह के कई सवाल पुलिस ने सीमा से पूछे।
सीमा हैदर से सिर्फ यूपी पुलिस ही पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि सीमा हैदर कई जांच एजेंसियों के रडार पर है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने जो कहानी सुनाई है और जिस तरह से वो भारत आई है, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के निशाने पर वो आ चुकी है। ये सभी एजेंसियां सीमा के दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई हैं। ये मामला प्रेम का है या पाकिस्तान की नफरत का है। कुल मिलाकर सीमा हैदर अभी शक के घेरे में है। हो सकता है कि वो जो कह रही है वो सही निकल आए और सचिन के प्यार की वजह से ही सीमा पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर बेचकर भारत आ गई हो। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सीमा जासूसी के लिए भारत आई हो। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़ी जानकारी निकाल रही हैं, पुलिस सीमा से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हमने सीमा हैदर और सचिन के पड़ोसियों से बात की, सीमा हैदर की कहानी पर उनकी राय जानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीमा पर भरोसा नहीं है और वो साजिश के तहत पाकिस्तान से आई है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। एक बार जरा आस पड़ोस के लोग जो देख रहे हैं सीमा को रोज, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। देखने से तो वो अच्छी लगती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, इसकी तो नहीं कह सकते। वो अपने बच्चों लेके आई हैं और एक 2 नंबर रास्ते से आई हैं, नहीं वीजा नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान दुश्मन है, भारत का तो दुश्मन ही है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसके लिए अपने घुसपैठियों घुसा भी सकता है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, इसलिए हमें उस पर भरोसा भी नहीं है। 4 बच्चों को अपने लेके आई है, सरकार अपने सिस्टम से जांच कर रही है। कल उसके हस्बैंड से हैदर से जो है स्काइप के माध्यम से जो है मीडिया वाले बात की है। इस तरह से ऐसा कुछ अभी पाया नहीं गया। ये सब चीज होती ना, भारत के सशक्त तंत्र अब तक ना 7 समुद्र या कहीं भी छिपे होते सारी चीज निकाल लिया जाता। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, लेकिन सच ये है कि शक की सुई सीमा पर उठ रही है और जांच अभी चल रही है। जो भी आएगा आपको बताएंगे। लेकिन एक जांच जो आजकल भ्रम फैलाया जाता है, उसको लेकर भी हम लगातार करते हैं, सच आपके सामने लाते हैं। पाठशाला में अब आरएसएस प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के झूठ का चर्चा, जिसमें बताऊंगा कि क्या संघ के गोलवलकर मुसलमान और आदिवासी विरोधी थे, क्या गुरु गोलवलकर का गांधी जी की हत्या में हाथ था। हिस्ट्री का यह चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। पहले कांग्रेस ने गीता प्रेस पर सवाल उठाए थे। जब गीता प्रेस के सनातन सेवा की कहानी सबके सामने आई तो कांग्रेस का एजेंडा ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रह चुके गुरु गोलवलकर पर जो सवाल उठाए, उसका भी झूठ पकड़ा गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने गुरु गोलवलकर के बारे में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि गोलवलकर पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों के विरोधी थे। लेकिन गोलवलकर पर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस गए। दिग्विजय सिंह पर गोलवलकर को लेकर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 3 एफआईआर हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह ने यह लिखा था एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप मैसेज पर, जिसमें गुरु गोलवलकर की फोटो लगी हुई थी और विचार ये लिखे थे कि भाई जिन विचारों के बारे में यह बताया गया कि ऐसा गुरु गोलवलकर बोलते थे, वो क्या लिखा था भाई, कि वो सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार है, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी उन्हें नहीं चाहिए। इस फोटो पे ये मैसेज लिखा था। दिग्विजय सिंह ने यही पोस्ट कर दिया है, 3 एफआईआर हो गई। इसी पोस्ट में यह भी लिखा है कि सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो। 95% जनता को भिखारी बना दे, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन क्या ये बातें वाकई गुरु गोलवलकर ने कही थी? इसकी सच्चाई का पता हमने भी लगाया। अब आपको सच बताता हूं। पहली बात, गोलवलकर की जिस किताब V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड के हवाले से यह कहा जा रहा है, मैसेज में उसी किताब का नाम जो लिखा है वो नाम ही गलत लिखा है। किताब का सही नाम V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड है, V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नहीं है। दूसरी बात, V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की जिस किताब का हवाला देकर गुरु गोलवलकर और संघ के विचार बताए गए, वो किताब 1939 में प्रकाशित हुई, जबकि गुरु गोलवलकर 1940 में संघ के प्रमुख बने।
तीसरी बात, वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब को हमने भी खंगाला। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली जिसमें कहीं वो बयान लिखा नजर आया कि अंग्रेजों की गुलामी कर लेंगे लेकिन दलित, पिछड़ों, मुसलमानों की बराबरी नहीं होने देंगे। हमको तो नहीं मिला। चौथी बात, जो पोस्ट दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया वो डिजिटली एडिटेड यानी मॉर्फ्ड तस्वीर है। यह तस्वीर कई सालों से सोशल मीडिया पर एंटी आरएसएस अकाउंट्स पर वायरल की जाती रही और यह पहले भी कई फैक्ट चेक में फेक निकल चुकी है। फिर भी यह फैला दिया गया और दिग्विजय सिंह पर 3 एफआईआर हो गए। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, आपको आगे की बात बताते हैं। जिस वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब का जिक्र किया जाता है, संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस किताब को संघ के लिए वैसा ही बताते हैं जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल का स्थान है। लेकिन संघ का कहना है कि अगर ऐसा होता तो यह किताब संघ परिवार से जुड़े लोगों के घर घर में होती। ऐसा नहीं है, कोई इस किताब को ढंग से जानता तक नहीं और इसमें गुरु गोलवलकर के विचार हैं, ऐसा भी संघ नहीं मानता। 2006 में संघ की तरफ से कहा जा चुका है, 2006 में, कि गुरु गोलवलकर के नाम से 1939 में प्रकाशित की गई किताब वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में लिखी गई बातें ना तो गुरुजी के विचार हैं और ना ही संघ के विचार। संघ के मुताबिक खुद गुरुजी ने अपने जीवन काल में यह खुलासा कर दिया था कि इस किताब में लिखे विचार उनके नहीं बल्कि वीर सावरकर के बड़े भाई जीडी सावरकर की राष्ट्र मीमांसा नाम की किताब के हैं, जो किताब उन्होंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। यानी 2006 में संघ स्पष्ट कर चुका कि गुरु गोलवलकर अपने जीवन में रहते रहते स्पष्ट कर चुके कि भैया ये किताब मेरी नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। लेकिन फिर भी इस किताब के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट में गोलवलकर को लेकर दिए गए दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि गोलवलकर गुरुजी के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष पैदा उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप चित्र लगाया गया है। श्री गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को कांग्रेसी नेताओं की कुंठा बताया। उन्होंने लिखा कि बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। श्रद्धेय श्री गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश निंदनीय है। गुरु गोलवलकर की इतनी बात हो रही है तो उनके बारे में आपको यह भी जानना चाहिए कि वो थे कौन और क्यों संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले आज तक गोलवलकर को टारगेट करते रहते हैं। गुरु गोलवलकर नागपुर के रहने वाले थे और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद आरएसएस के दूसरे प्रमुख बने। गुरु गोलवलकर सबसे लंबे समय तक संघ प्रमुख थे। वो करीब 33 साल तक सरसंघ चालक रहे। 1940 में दूसरे सरसंघ चालक बनने के बाद उन्होंने 1973 में अपनी मृत्यु तक संघ की अगुवाई की। गुरु गोलवलकर जिन 33 सालों तक संघ के प्रमुख रहे, वो 33 साल भारत में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का समय था। इसलिए आज भी संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, तो वो नाम है गुरु गोलवलकर का। गुरु गोलवलकर के संघ प्रमुख बनने की कहानी भी दिलचस्प है। गुरु गोलवलकर का पूरा नाम माधव सदाशिव गोलवलकर था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1927 में एमएससी किया। फिर बीएचयू में ही जूलॉजी की पढ़ाई करने लगे। इसके बाद उन्हें गुरुजी कहा जाने लगा। गुरु गोलवलकर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय से बहुत प्रभावित थे। लेकिन इसी बीच संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को बीएचयू के एक स्टूडेंट से गोलवलकर के बारे में पता चला। 1932 में डॉक्टर हेडगेवार की गोलवलकर से मुलाकात हुई और हेडगेवार साहब ने गोलवलकर को बीएचयू में संघ चालक नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में गोलवलकर कानून की पढ़ाई के लिए नागपुर लौट आए और अध्यात्म के लिए 2 साल बंगाल के रामकृष्ण मठ में भी चले गए। बंगाल से नागपुर लौटने पर डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें अपना जीवन संघ के लिए समर्पित कर देने के लिए मना लिया। 1940 में हेडगेवार की मौत के बाद महज 34 साल की उम्र में गुरु गोलवलकर संघ के दूसरे प्रमुख बने। गोलवलकर 1940 से 1973 तक यानी 33 साल तक आरएसएस के सरसंघ चालक यानी प्रमुख रहे, जैसे अभी मोहन भागवत है। गोलवलकर ने संघ की सैद्धांतिक सोच को शाखाओं की मदद से गांव मोहल्लों तक पहुंचाया।
गोलवलकर ने विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय वनवासी कल्याण परिषद की मदद से संघ की सोच को बढ़ाया। आज संघ और गोलवलकर के खिलाफ सालों से चले आ रहे सबसे बड़े एजेंडे को भी एक्सपोज कर देता हूं। आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस था और इस हत्या की प्लानिंग गुरु गोलवलकर की देखरेख में हुई। आपको बताता हूं कि गांधी जी की हत्या के वक्त गोलवलकर कहां थे और क्या कर रहे थे और गांधी जी की हत्या पर उनका स्टैंड क्या था। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त गोलवलकर मद्रास में मौजूद थे। गांधी जी की हत्या का समाचार मिलते वक्त गोलवलकर के हाथों में चाय का प्याला था। खबर मिलते ही उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और काफी देर तक गोलवलकर कुछ बोल तक नहीं पाए। काफी देर बाद गोलवलकर के मुंह के शब्द से एक शब्द निकले कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसके बाद उन्होंने मद्रास के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और नागपुर लौटने का फैसला किया। गुरु गोलवलकर ने बिना देर किए तार के जरिए अपना शोक संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के बेटे देवदास गांधी को भेजा। इसके साथ ही गोलवलकर ने यह घोषणा भी कर दी थी कि हिंदू परंपरा का पालन करते हुए शोक के तौर पर अगले 13 दिनों तक पूरे देश में संघ की कोई शाखा नहीं लगेगी। हिंदू धर्म के परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 13 दिन के शोक की जो परंपरा है वो गांधी जी की मौत के बाद संघ भी निभाएगा। बावजूद इसके एजेंडा फैलाया जाता है कि गुरु गोलवलकर का हाथ था गांधी जी की हत्या। लेकिन फैक्ट्स और सच हम आपको लगातार पाठशाला में बताते रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फैक्ट चेक की एक और क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी के न्यू इंडिया में क्या ट्रेन को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है, इसका सच इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना के जवान, रेलवे पुलिस और कुछ लोग मिलकर रुकी हुई ट्रेन को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि मोदी के न्यू इंडिया में धक्का मारकर ट्रेन स्टार्ट करनी पड़ रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि 75 सालों में पहली बार न्यू इंडिया में ट्रेन स्टार्ट करने की निंजा टेक्निक। धन्यवाद मोदी जी। हमें रुकी हुई ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों में गड़बड़ी लगी। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में ट्रेन को धक्का मारकर स्टार्ट करने का दावा पूरी तरह गलत निकला। रिसर्च के दौरान हमें रेलवे के प्रवक्ता का बयान भी मिला जिन्होंने बताया कि यह घटना 7 जुलाई की है और वीडियो में दिखाई दे रही ट्रेन फलकनुमा एक्सप्रेस है जिसके एक डिब्बे में आग लग गई थी। इसके बाद दूसरे डिब्बे को आग से बचाने के लिए मौके पर जवानों और लोगों ने मिलकर इंजन के आने का इंतजार न करते हुए धक्का मारकर बाकी डिब्बों को अलग किया और ट्रेन को धक्का लगाने के इस वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। मतलब जिस डिब्बे में आग लगी थी उससे इंजन को अलग करने के लिए धक्का मारा गया ताकि जब तक रेस्क्यू के लिए आएगी इंजन तब तक आग और ना फैल जाए। तो ये मदद करने के लिए, उसको अलग करने के लिए लोग वहां पर तुरंत कार्रवाई कर रहे थे। इसको बना ये दिया गया कि ट्रेन को धक्का मार के स्टार्ट किया जाए। तो ये था इस वीडियो का सच।